What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टूडियो फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर लगता है कि आप लोगों को समय जो है वो बुरा चल रहा है तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो है आप लोगों को हर बुरी कंडीशन में से आप लोगों को निकाल देगी और आप लोगों को एक सही पाथ पर ले जाकर छोड़ देगी, जहां से जिंदगी को आप लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि जिंदगी बड़ी शानदार चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो उस टाइम पर किसी की ऐसे इंसान की हेल्प कर देना जिसकी जिंदगी जो है वो डगमगाकर चल रही हो। तो ये दो टाइम ऐसे होते हैं, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो जब बुरा हो तो उस टाइम पर खूब मेहनत करो उस बुरे कंडीशन में से निकलने के लिए, और जब अच्छा हो तो दूसरे की हेल्प करो। दूसरे की हेल्प करने में भी जो आप लोग को अंदर से सुकून मिलेगा ना, उसका कोई तोड़ नहीं है यार। उसको आप लोग किसी चीज के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सुकून है कि वो बस फील किया जा सकता है, और जिसने एक बार उसकी आदत डाल ली तो कभी भी आप लोग अपना काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा आप लोग अपने काम पर फोकस देकर चलेंगे, बिल्कुल इसकी तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करेंगे। चलिए, ये तो एक जोक था। आइए अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर काफी डिटेल में, जो क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। और कब एक मैं जब आप लोग कमेंट पढ़ रहा था तो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। मैक्सिमम बच्चों को ये पता था, जब मैंने एक साल पहले बताया था कि मुझे जब मुगल गार्डन में जाते थे तो वहां पर एक टुलिप का फूल होता है जो काफी सुंदर लगता है। बहुत सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया कि सर टुलिप था वो, तो मुझे काफी अच्छा लगा। अब तक भी आप लोगों को याद है, तो ये मतलब रियलिटी में यार ये अच्छा लगा मुझे कमेंट पढ़कर। और इसी के साथ में एक बच्चे के द्वारा वो बोला गया कि सर अच्छा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने पता चला मुगल गार्डन का नाम भी चेंज कर देते। तो यार देखो, वो उनका अलग जो भी है उस सिस्टमेटिक वे में जो भी उनको लगता है चेंज होना चाहिए, अगर उस तरीके से तो उसको उस तरीके से लेके चलते हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसी हैं ऐसी चलती रही तो ज्यादा बेटर है। इन सब चीजों में मत पड़िए, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बिना ऑप्शन के आंसर देना एक बार सीख लिया तो एग्जाम में आप लोगों को हलवा लगेगा। सबसे पहले बात की जा रही है एक कंट्री की आर्मी की। कौन सी कंट्री की आर्मी है जिसके द्वारा यहाँ पर जिदर उल हदीद, ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज इनकी देखने को मिली थार डेजर्ट में, ठीक है। तो यहां पर कौन सी कंट्री है ये आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं थार डेजर्ट कहां पर है तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर आराम से देंगे। थार जो डेजर्ट है ये एक शब्द से ड्राइव होता है जिसका मतलब है रीजन, सैंड रिज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक टर्म है, इसका नाम आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहां पर नेवल एक्सरसाइज जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, इसका नाम है अमन 2021। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है, यहां पर ये जो किसके द्वारा होस्ट की जाती है, तो ये अरेबियन सी में यहां पर देखने को मिलती है। अगर इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा इको सेंसिटिव जो जोन है वो अभी क्रिएट करने की बात की जा रही है WWS के चारों ओर, जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो WWS की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इको सेंसिटिव जोन करने से वहां पर कई सारी जो चीजें हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और उसके चलते वहां पर काम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। डिटेल में न्यूज डिस्कस करूंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा न्यूज देखने के बाद में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है लेदर के एक पपेट के बारे में। तो लेदर पपेट ये बेसिकली एक फेमस टेंपल है जिसके अंदर यहां पर जो टेंपल का जो नाम है यहां पर, इसका नाम है थोलपावाकुथु, ठीक है। तो थोलपावाकुथु ये है एक एनिमेटेड रोबोट शो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो मलयालम जो लैंग्वेज में थोल का क्या मतलब है, पावा का क्या मतलब है और कुथु का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोग बन जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। और ये अभी एक रोबोट के द्वारा यहां पर ये शो जो है बेसिकली ये अभी चलाया गया, ठीक है। तो ये जो उन्हें कहते हैं कि जो कठपुतली का डांस है ये रोबोट के द्वारा दिखाया गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए ये न्यूज में इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में लगभग 51 साल पहले हमारी कंट्री में जो बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अब फिर से उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यानी कि पहले प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया, अब फिर से जो नेशनलाइज बैंक है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो कब हुए थे वो पहली बार नेशनलाइज, जब काफी लार्ज स्केल पर बैंक को नेशनलाइज किया गया था। वर्ल्ड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये एक एनुअल इवेंट है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है हमारी कंट्री में। और अब की बार की इसकी थीम क्या है, थीम का मतलब होता है फोकस एरिया, इस एरिया में काम करेंगे पूरे साल मिलकर, ठीक है। तो रीडिफाइनिंग ओवर कॉमन फ्यूचर, बाकी क्या है आगे ये आप लोगों को बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, सिर्फ फूलों से रिलेटेड बात की जाती है, ये सब चीजें जो होती हैं। तो ये कहां पर लोकेटेड है, इसके द्वारा बात की जा रही है
अराका सुबा। तो यहां पर एक मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल की वैरायटी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये कहां पर लोकेटेड है इंस्टीट्यूट। इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री में जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, इनके द्वारा बोला गया कि लगभग 50% जो एक्सीडेंट है वो हम लोग कम कर देंगे, यानी कि 50% एक्सीडेंट खत्म कर देंगे। तो कब तक बात की जा रही है इनके द्वारा, ये टारगेट कब तक रखा गया है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है ना एग्जाम में, वहां पर भी आप लोग ये पॉइंट यूज कर लिया करें। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप लोगों को कुछ नए पॉइंट चाहिए, ये सारे पॉइंट अगर वहां पर भी आप मैक्सिमम आप लोग यूज कर लेंगे तो ये अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और बाकी जिनको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब तो उठना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे उठ रहे हैं देखो उनसे इंस्पायर हो थोड़ा सा। अब तो कम से कम अब तो गर्मी लगने लगी होगी, अब भी सर्दी लगती है सुबह उठने में, अब तो सर्दी नहीं लगनी चाहिए यार। अब तो मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है और 5-7 दिनों में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बल्कि गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करो कि मॉर्निंग में उठ के अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। सबसे शानदार टाइम होता है मॉर्निंग में उठ के अगर आप लोग पढ़ाई कर लेते हो। दिन भी इतने अच्छे से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है कि आप लोगों को अच्छा फील होगा कि यार काफी कुछ अचीव कर लिया है। जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप लोग काफी कुछ कंप्लीट कर चुके होते हो। तो इसीलिए कोशिश करो कि अपने दिन को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, काफी टाइम आप लोग को देखने को मिलेगा। और एक बच्चे के द्वारा तो बोला भी गया, बोल रहा है कि सर जिंदगी जीने में मजा आ गया जब से सुबह उठना स्टार्ट करे। तो यार ये चीजें ऐसी हैं जो करने से आप लोगों को फील होंगी। अगर कोई बताता रहे, मैं बोलूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग उठ नहीं रहे, तो उससे अच्छा नहीं लगने वाला है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, बात की जा रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। तो क्या बात की जा रही है यहां पर पाकिस्तान के बारे में? ये बात की जा रही है एक्साइज के बारे में। तो इसको हम लोग समझेंगे कि एक्साइज क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बात की जा रही है यहां पर, कोड नेम है जिसका नाम है यहां पर, देखिए कई बार ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को मैच करने के लिए भी आ जाएगा, जिससे नाम यहां पर है कि किस कंट्री के साथ में है ये, ठीक है। तो इसका नाम है यहां पर जिदर उल हदीद, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहां पर थार डेजर्ट वाले एरिया में देखने को मिली पाकिस्तान के द्वारा। ये एक मंथ लॉन्ग एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर, पर्टिकुलर थार डेजर्ट कहां है? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है थार डेजर्ट, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है काफी, खासकर ये अगर बात करें दोनों कंट्री के बीच में, तो यहां पर एक पर्टिकुलर पक्षी पाया जाता है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, रिसेंटली अभी न्यूज में था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। काफी बड़ा पक्षी है वो, जिसके बारे में कई बार जिक्र भी किया जाता है कि पाकिस्तान में उसको ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। इवन जो सऊदी अरेबिया से कुछ लोग आ रहे थे घूमने के लिए, उनको अलाउ किया गया था कि आप लोग इसका शिकार कर सकते हैं। मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। चलिए नाम बताइए, देखता हूं कितनी शार्प है आप लोगों की मेमोरी, आप लोग याद रख पाते हैं या नहीं। अगर बात करें इसके बारे में, तो बात की जा रही है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अभी रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की गई, जिसका नाम था अमन 2021। ये जो देखने को मिली, ये अरेबियन सी में देखने को मिली। तो 45 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें यूएसए, रसिया, चाइना और तुर्की भी थे यहां पर, जिनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। काफी इंपोर्टेंट है यहां पर, याद रखिएगा। एक्सरसाइज का नाम है अमन 2021। अगर बात करें यहां पर जो थार डेजर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो थार जो निकलता है इधर थुल, तो थुल वर्ड से यहां पर निकला गया है THUL, जिसका मतलब होता है यहां पर रीजन सेंट्स रिज, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग टिल्ला बोल सकते हैं, एक ऊंचा, एक जो ढेर बोल सकते हैं रेत का, एक तरीके से। अगर बात करें राजस्थान में, हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, ये राजस्थानी स्टेट के अंदर में था डेजर्ट। और पाकिस्तान में जब आप लोग जाएंगे तो ये सिंध और जो ईस्टर्न जो पाकिस्तान है उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्ट मैंने लोकेशन भी आप लोग को दिखा दी, ठीक है। तो थार डेजर्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और दो एक्सरसाइज के नाम बताया आप लोग को, ये नाम याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये न्यूज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोली, अभी आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर ये रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की जा रही है। जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कई बार आनंद फानन में अपनी जिंदगी को लेकर हम लोग चल पड़ते हैं ऐसे ही, पर लेकिन हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट की वजह से दुनिया भर के लोगों की जान जाती है। आप लोग कहीं थोड़ी सी डिस्टेंस पर भी अगर जाया करें तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से हेलमेट लेकर जाया कीजिए, अगर आप लोग बाइक वगैरह पर जाते हैं, क्योंकि दुर्घटना दूर नहीं कहते कि दुर्घटना से देर भरी। तो ये याद रखिएगा। हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के अंडर में, तो इनके द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया कि 50% जो डेथ हो रही है यहां पर रोड एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जान जा रही है, 2025 तक ये इसको आधा कर देंगे। यानी कि जितने लोगों की जान जा रही है 2025 तक ये इसको आधा कर देंगे। हमारी कंट्री में इतने सारे लोगों की जान जाती है, हम लोग यूएसए और चाइना से भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हमारी कंट्री में जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हर साल। और ये वो लोग हैं, ये वो जाने हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं
अगर बात करें लगभग 4.5 लाख के करीब लोग हमारी कंट्री में इंजर्ड होते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और पर डे 415 के करीब लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट की दयनीय कंडीशन है। अगर आप लोग गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बच पाएंगे अपने आप को, पीछे से हो सकता है कोई और आकर ठोक दे, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, और इसकी वजह से हमारी जो जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा, उसको लगभग 14% का नुकसान होता है। इसकी वजह से जो हमारी कंट्री में जो जान जाती है लोगों की, 70% जो डेथ होती है वो होते हैं जो कोई ना कोई कमाने वाले और घर चलाने वाले, यानी कि 18 से लेकर 45 साल के बीच के लोग होते हैं, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी कंट्री की पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर में। तो अगर इस तरीके से हम लोग इतने सारे लोगों की अगर जान जाने से हम लोग रोक पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों की जान तो बचेगी। इवन हमारी जो इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था भी हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो मिनिस्ट्री इसकी ओर वर्क कर रही है उसके द्वारा बोला जा रहा है कि जहां पर 5000 एक्सीडेंट जो होते हैं जिसको ब्लैक स्पॉट बोला गया है, इसी के साथ में यहां पर लगभग 40,000 जो किलोमीटर ये रोड हाईवे हैं उनका ऑडिट किया गया, ताकि जो एक्सीडेंट वाले एरिया हैं उनको वहां पर नोटिफाई करके वहां पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। 14,000 करोड़ के करीब बोला गया फंड यहां पर रोड इंप्रूव सेफ्टी में यहां पर लगाया जाएगा, ताकि जो सेफ्टी यानी कि एक तरीके से रोड को सुरक्षित बनाया जा सके। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है, जो मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर भी ये शेयर कर दी थी। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज लगती है ताकि आप लोग रिवीजन भी कर सको जल्दी। ये हमारी कंट्री में रोड सेफ्टी मंथ कब से कब तक देखने को मिला, तो रोड सेफ्टी मंथ हमारी कंट्री में 18 से लेके 17 फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिला। इसकी थीम क्या थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है यहां पर इसकी, ये सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा 12 वेबिनार सीरीज यहां पर चलाएगी, जिसके चलते रोड सेफ्टी के बारे में थ्रू आउट द ईयर यहां पर आगे बताया जाएगा। और आप लोग भी अगर चीजें कुछ जानते हैं समझते हैं तो थोड़ी सी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट लाइफ में भी करिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि ये लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए रोड एक्सीडेंट एक ऐसी चीज जिसको रोका जा सकता है। ये कोई कोरोना की बीमारी तो है नहीं कि एकदम आ गई, ठीक है। तो ये रोड एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी तो है नहीं कि एकदम आ गया। तो ये ऐसी चीजें जिसको रोका जा सकता है, जो हमारे हाथों में है, तो क्यों ना इसको रोका जाए। तो उसी के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे तो काफी सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। नेशनल न्यूज की ओर चलते हैं और बड़ी ही प्यारी न्यूज है। बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। इको सेंसिटिव जोन क्या है उसके बारे में समझेंगे, आखिर इसके होने से क्या क्या दिक्कत हो जाती है वो भी समझेंगे, और न्यूज में किस लिए पहले वो देख लीजिए। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में है, इनके द्वारा अभी इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की जा रही है, जो वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास वाला एरिया, जिसके चलते लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये केरला में है। केरला की न्यूज अभी आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि केरला के अंदर जो इलेक्शन की बात चल रही है, जहां जहां इलेक्शन होता है वहां आप लोगों को एरिया न्यूज में नजर आता है। तो बात की जा रही है कि लगभग 118 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है यहां पर, ये उसको इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा, जिसमें 99.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो आउटसाइड सेंचुरी है और 19 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आसपास का जो गांव वाला रीजन है उसको कवर करता है। अगर यहां पर इको सेंसिटिव जोन यहां पर रिस्ट्रिक्टेड अगर आ जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कई सारी ह्यूमन की एक्टिविटीज पर भी। जैसे कि अगर आप बात करें, ना तो कोई माइनिंग हो पाएगी, ना ही कोई पत्थर वगैरह तोड़ने का काम हो पाएगा, कोई क्रिसिंग वगैरह, कोई यहां पर जो कर दिया जाता है क्रिसिंग यूनिट भी यहां पर नहीं रहेंगी, कोई इंडस्ट्री नहीं रहेगी जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो अगर यहां पर ऐसा कुछ चलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बंद करना पड़ जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। और समझिए अगर ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो बहुत सारे लोगों का इंप्लॉयमेंट भी जाता रहेगा, तो वो भी एक मुद्दा आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें इको सेंसिटिव वाले एरिया में। तो इसके साथ में यहां पर इवन अगर आप लोगों के घर के अंदर भी कोई पेड़ है ना, उसको भी आप लोगों को काटना है और आप लोग इको सेंसिटिव जोन के अंदर आ गए हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि परमिशन तो नॉर्मली अभी मना किया जाता है, पर लेकिन ये और ज्यादा एक अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें यहां पर मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। भट्टे जो ईंटें बनाने वाले भट्टे या फिर जो लकड़ियां वगैरह जो भी यहां पर कमर्शियल यूज के लिए जो फायरवुड वगैरह जो देखने को मिलती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई भी कमर्शियल होटल रिजॉर्ट नहीं रहेगा लगभग 1 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर में, जो कि भी आप लोगों को याद होगा केरला में ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी। यहां पर अभी रिसेंटली जो होटल वगैरह बना रखे थे और इसी के साथ में रिजॉर्ट वगैरह बना रखे थे और बिल्डिंग वगैरह बना रखी थी इको सेंसिटिव जोन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको अभी गिराओ, ठीक है। और पहली बार कंट्री में ऐसी कंडीशन देखने को मिली कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कि बिक चुकी है ऑलरेडी, लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया
दिया था उनको गिराने के आदेश दिए। तो ये एक अच्छा एक उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं जिसके चलते फ्यूचर में ऐसी कंडीशन न हो कंट्री के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो सेफ्टी के बारे में बात करें तो जो अगर बात करें जो लोग रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास में, खासकर अगर बात की जाए जैसे फार्मर वगैरह भी हैं, तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज की डेट में अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल का जो अटैक होता है, देखिए कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लगभग पिछले कुछ सालों में यहां पर 147 जो पर्सन है उनकी जान चली गई वाइल्ड लाइफ अटैक की वजह से, क्योंकि लोग जो है ऐसे एरिया में आकर रह रहे हैं जहां पर जानवरों के अटैक होते हैं, जानवर रहते हैं, तो इसीलिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात की जा रही है। 57 के करीब जो विलेज है इसके आसपास वाले एरिया में वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर कवर हो जाएंगे। तो क्रिटिक ये कह रहे हैं कि यहां पर काफी जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। एग्रीकल्चर और जो बिजनेस सेक्टर है उन पर भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। जो व्हीक्यूलर एक तरीके से जो ट्रैफिक है उस पर भी इंपोज लगा दिया जाएगा, वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलोगे। फार्मर जो है वो भी यहां पर प्रॉपर वे में अपना काम नहीं कर पाएंगे और लगभग 29,291 एकड़ जो प्राइवेट लैंड है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में, तो जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर ऐसे इसको आप लोग इसको इको सेंसिटिव जोन के अंदर लाते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिलेंगे, पर लेकिन कुछ फायदों के चलते यहां पर ये जो गवर्नमेंट है उसको लेकर चल रही है ताकि जो ह्यूमन और मैनमेड जो एक तरीके से जो जानवरों और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका जा सके। वेनाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला के अंदर में है, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो ये है यहां पर वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो यहां पर ऊपर बॉर्डर भी देखने को मिलेगा, तो कर्नाटका और केरला के लगभग बॉर्डर और इधर नीचे तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है मैप में। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य के बारे में न्यूज है और बात की जा रही है लिथियम रिजर्व के बारे में। बात अभी न्यूज में कई बार निकल कर आई कि लिथियम पाया गया है काफी लार्ज स्केल पर कर्नाटका के अंदर में। तो कर्नाटका के अंदर में जो बोला जा रहा है कि लिथियम पाया गया है, तो उसको यहां पर अभी बात की जा रही है कि इसको थोड़ा सा जो न्यूज है, पहले आप लोग कर्नाटका देख लीजिए। कर्नाटका यहां पर गोवा को टच करता है, महाराष्ट्र को टच करता है, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को और केरला को। तो केरला अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो यहां पर टोटल मिलाकर कर्नाटका को 6 राज्य टच करते हैं, जब से 2014 से नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। कर्नाटका के बारे में क्या बात की जा रही है तो उसको देख लेते हैं एक बार। कर्नाटका के बारे में बोला गया कि लिथियम मिला है, यहां पर लिथियम मिला है तो क्या फायदा होगा। तो लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है। अगर अच्छा खासा लिथियम मिलता है तो हमारी कंट्री जो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होगी इन सब चीजों के अंदर भी। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है, जिसको AMD भी बोलते हैं, तो याद रखना एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये एक यूनिट है जिसमें यहां पर एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों मिलकर यहां पर बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जहां पर भी कोई जो एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है तो ये यहां पर उसके बारे में पता बताते हैं, उसके बारे में कंडीशन जो भी है। तो लिथियम के बारे में इनके द्वारा अभी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूज किया जाता है यहां पर कई बार। जैसे कि बात की जा रही है सिरेमिक, तो मिट्टी के पात्र जो होते हैं, इसी के साथ में ग्लास, जो टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, अलग अलग रीजन में इसको यहां पर यूज किया जाता है। जो यहां पर जो थर्मो न्यूक्लियर एप्लीकेशन है लिथियम का, वो काफी अच्छे लेवल पर एटॉमिक एनर्जी के लिए भी यूज किया जाता है। तो हमारी कंट्री में एटॉमिक एनर्जी जो एक्ट है 1962 का, वो परमिट करता है यहां पर AMD को, यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च को यहां पर एक्सप्लोर करने के लिथियम इन वेरियस जो हमारी कंट्री के अंदर जियोलॉजिकल लोकेशन है उनमें, यानी कि अलग अलग लोकेशन में जाकर लिथियम आप लोगों को खोजना है। तो इसका मतलब लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है। लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 6.9 होता है। सिंबल आप लोग Li यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एसिड बेस प्रॉपर्टी रखता है और हायर जो वैलेंसी ऑक्साइड्स आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े भी होंगे ये 10th और 12th के अंदर में, इसकी बॉडी कैसी होती है वो सब चीजें, ठीक है। बाकी हल्का सा आइडिया यहां पर भी रख सकते हैं। अगर बात करें कहां पर है, ये यहां पर है मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर। तो वहां पर बोला गया है अभी जो न्यूज एजेंसी के द्वारा कि काफी लार्ज स्केल पर लगभग ये 14,100 के करीब, लगभग 14,000 से भी ज्यादा यहां पर जो लिथियम निकला है टन, ठीक है। पर लेकिन जो यहां पर गवर्नमेंट बता रही है कि ये सब फालतू की न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर लगभग 1600 के टन के करीब यहां पर लिथियम निकला है, 14,000 के करीब नहीं है। और जो भी निकला है वो भी काफी लो क्वालिटी का है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे वाला लेवल का यहां पर निकला है। तो ये जो न्यूज है इसको खारिज किया गया, जो काफी सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी इस लिथियम के बारे में, तो इसको यहां पर खारिज करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि अच्छा ये है, ऐसा नहीं है जैसा आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है।
ये थी न्यूज। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है केरला के जो फेमस टेंपल आर्ट है उसके बारे में। इसका फेमस टेंपल जो आर्ट है उसके बारे में जो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है, ये है थोल पावा कुथू, ठीक है। तो थोल पावा कुथू, तो टेंपल आर्ट है यहां पर थोल पावा कुथू। तो ये टेंपल आर्ट जो है यहां पर आप लोगों को जो शैडो लेदर पपेट देखने को मिलेंगे, ये एनिमेटेड बाय रोबोट, रोबोट के द्वारा आपकी बार यहां पर ये परफॉर्म किया गया, ठीक है। यानी कि जो रोबोट है उसके द्वारा यहां पर ये जो पपेट का जो ये बेसिकली ये जो टेंपल के अंदर आर्ट था ये परफॉर्म किया गया। तो इन मलयालम लैंग्वेज जो थोल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लेदर, ठीक है। लेदर का जो बैग आप लोगों ने देखा होगा। पावा का मतलब होता है यहां पर डोल यानी कि गुड़िया, और कुथु का मतलब होता है प्ले। तो यानी कि लेदर की जो गुड़िया होती है उनका प्ले, ये बेसिकली जो दिखाया जाता है ये एक तरीके से एनिमेटेड शो था यहां पर ये जो दिखाया गया। तो ये लगभग ये बात की जा रही है, जो बिलीव किया जाता है, जो रिचुअल है यहां पर आज के डेट में जो देखने को मिलती है, ये लगभग 1200 साल पुरानी रिचुअल है यहां पर, जिसके चलते यहां पर ये टेंपल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। परफॉर्म इन ये है यहां पर भद्राकली, ठीक है, भद्राकली टेंपल ऑफ पलक्कड़। ये बेसिकली रामायण के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, रामायण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थो पावा जो कुथू है यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से शैडो पपेट का जो शैडो पपेट का एक बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं एक डांस वगैरह जो भी है यहां पर, ये मिक्सचर फॉर्म है जिसमें आर्यन और द्रविडियन कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर जो रामायण वगैरह है उसको यहां पर कंभा रामायण बोला जाता है। तमिलियन वर्जन जो एपिक है यहां पर वर्जन, वो तमिलियन वर्जन देखने को मिलेगा जो दिखाया जाता है। तो कहां पर है ये है कर्नाटक के अंदर में, ठीक, सॉरी केरला के अंदर में, ठीक है। तो याद रखना इसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो केरला की बात की जा रही है यहां पर, और केरला अभी रिसेंटली न्यूज में भी है इलेक्शन की वजह से, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये छाया की फॉर्म में यहां पर ये आर्ट आप लोगों के सामने है जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। और इकोनॉमी में बात की जा रही है बैंकों को प्राइवेटाइज करने के बारे में। हमारी कंट्री में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और इसी के साथ में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में भी बात की जा रही है। अभी औरों को भी बोला जाएगा आने वाले टाइम में जल्दी ही। तो 51 साल पहले यानी कि 1969 में हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे जो बैंक थे उनको गवर्नमेंट बैंक बना दिया था, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया था। पर लेकिन फिर से अब यहां पर 51 साल बाद हमारी कंट्री में आज के डेट में 22 प्राइवेट बैंक है और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि नेशनलाइज किया जाएगा 14th जो लार्जेस्ट जो प्राइवेट बैंक थे वो 1969 में उनको नेशनलाइज किया गया था। अब फिलहाल यहां पर बोला जा रहा है कि उस टाइम पर सोशलिस्टिक अप्रोच लेकर चली गई थी हमारी कंट्री में, अब इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया, क्वेश्चन बन जाता है 1955 में। इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको 1956 में नेशनलाइज किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर बात करें तो अब फिर से इनको नेशनलाइज करने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि बैंक जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इनको नेशनलाइज किया जाए। कई सारी जो गवर्नमेंट है आई और गई, 20 साल लगभग बीत गए जिनके द्वारा बार बार बोला गया कि बैंक को प्राइवेटाइज कर दो। पर लेकिन 2015 में जो रघुराम राजन साहब हैं, गवर्नर थे फॉर्मर आरबीआई के, उनके द्वारा बोला गया कि ये सही तरीका नहीं है, बैंक को आप लोग इस तरीके से प्राइवेटाइज मत कीजिए, ये सही नहीं है। यहां पर कई सारे जो बैंक है उनमें एनपीए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक से लोन तो ले लिया लोगों ने, पर उसका लोन रिटर्न नहीं किया है, इनके वापस नहीं दिया है। तो इसके चलते जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसको बैड लोन आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर ये जो कंपनी है ये बैड लोन, यहां पर बेसिकली बैड बैंक जिनको बोलते हैं, इनके एक तरीके से ये लोन को रिकवर करने का काम करेंगे। तो बैंक के ऊपर जो टेंशन रहती है कि लोन नहीं आ रहा है, वो सब चीजें, वो इनकी टेंशन यहां पर हट जाएगी और वो अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर पर ढंग से फोकस अपना दे पाएंगे। तो अभी हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है पीजे नायक कमेटी, याद रखना। पीजे नायक कमेटी के द्वारा बोला गया था कैसे इंप्रूव करना है गवर्नेंस और जो मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो इसके ऊपर भी फोकस देकर चला गया। अभी रिसेंटली अगर बात करें हमारी कंट्री में जो बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि बैंक को प्राइवेटाइज मत करो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो वो एक कॉर्पोरेशन की तरीके से काम करती है, कंपनी की तरीके से, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, गवर्नमेंट की कंट्रोल भी रहेगी, ओनरशिप भी गवर्नमेंट का रहेगा और ऑटोनॉमी भी बनी रहेगी। आप लोगों को एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि एक तरीके से कि यहां पर आप लोग इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट एक तरीके जैसे इसरो है हमारी कंट्री में, क्या इसरो गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है? क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सैटेलाइट छोड़ती है हमारी कंट्री में, क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? यार शानदार परफॉर्मेंस है, सैल्यूट करते हैं उसको सब कि यार इसरो जैसी एजेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी है तो वो भी तो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उसकी ऑटोनॉमी आप लोग देखो। आईआईटी में पढ़ना पसंद करते हैं सब, बोलते हैं यार आईआईटी में एडमिशन हो जाए किसी तरीके से, क्यों? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो, तो वैसे तो आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाना ही पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आईआईटी में क्यों पीछे भागते हैं? क्योंकि
क्योंकि वहां पर उसको ऑटोनॉमी दे रखी है और अपने हिसाब से वो काम कर पाते हैं, अच्छी क्वालिटी आप लोगों को एजुकेशन की और टीचर की देखने को मिलेगी। तो ये पर्पज रहते हैं, तो जितनी अच्छी ऑटोनॉमी उतना ही अच्छा वो काम कर पाते हैं, तो इसीलिए उनको सपोर्ट करने की बात की जाती है। ठीक है, ये थी न्यूज। आइए अब आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है एनर्जी एंड जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है टेरी। ठीक है, तो इसका ये है यहाँ पर, इसकी जो थीम है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना है कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो ये हमारी कंट्री में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। थीम क्या है यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट है 2021 की, रीडिफाइनिंग ओवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, अपने फ्यूचर को रीडिफाइन करना, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, इसकी बात की जा रही है। टेरी एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिक फोकस क्या रहता है कि कैसे एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देना है अपनी कंट्री के अंदर और ग्लोबल के अंदर भी। वर्ल्ड जो सस्टेनेबल यहाँ पर डेवलपमेंट समिट है ये बेसिकली एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, आप लोगों को जानते हैं जब भी सस्टेनेबल के बारे में बात करते हैं तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, ये सारे 17 के 17 गोल आप लोगों के सामने यहां पर आ रहे हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। तो वर्ल्ड जो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, यहां पर ये इसका पहले जो नाम था ये था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें सब आकर मिलते हैं, बात करते हैं और कैसे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को आगे लेकर चलना है, तो इसके ऊपर फोकस देकर चलते हैं। तो सबको साथ में लेकर आना, जो लीडर है, जो थिंकर है, और मिलकर काम करें कैसे सुटेबल करना है चीजों को, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दे रखी है, अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है तो इसको यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट लोग भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और बिना उसको इंपैक्ट किए हुए कि जो फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन आने वाली है, जो हमारे बच्चे आएंगे आगे चल के, उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल जो बेसिकली सबको फायदा पहुंचाना, बेसिकली वही है जो सबका साथ सबका विकास वाला फंडा, तो उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। ये जो टर्म यहां पर यूज की जाती है, तो यहां पर ये था जो पर्टिकुलर एक कमीशन बनाया गया था 1987 में, तो उससे ये सब निकल कर आया सस्टेनेबल की डेफिनेशन जो आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में भी। तो सस्टेनेबल के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग जरूर ये डेफिनेशन याद रखने का, बल्कि ये डेफिनेशन दी किसके द्वारा गई थी 1987 में, तो यह था यहाँ पर ब्रूटलैंड कमीशन, तो इसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। यानी कि अपने आप तो लाइफ को एंजॉय करना ही करना है आप लोगों को, पर लेकिन आने वाली जनरेशन को भी कुछ ना कुछ देकर जाना है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब कुछ आप लोग यहाँ पर दोहन करके चले गए, हम लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए चीजें छोड़ी है, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो चेंज होता है जब यहाँ पर एवरेज वेदर के पैटर्न के अंदर में, तो उसको डिफाइन किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, जो अर्थ, लोकल, रीजन और ग्लोबल लेवल पर आप लोगों ने देखा होगा वेदर का मतलब क्या होता है। आप लोग बोलो कि बाहर का मौसम कैसा है, तो ये वेदर हो गया। मैं बोलूं कि मैं घूमने के लिए यार कहां जा रहा हूं, जापान जा रहा हूं, मैं पूछूं यार जापान का क्लाइमेट कैसा है, तो जापान का वेदर नहीं पूछा जाएगा, क्लाइमेट पूछा जाएगा। नॉर्मली उस मौसम में मैं जा रहा हूं, ठीक है। वेदर होता है डे बाय डे का, क्लाइमेट होता है लंबा, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ओके, बाकी जो डेटा के बारे में बात की जाती है, तो जो क्लाइमेट डेटा है यहाँ पर प्रोवाइड कराता है कई सारी चीजें कि ग्लोबल कैसे टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, कैसे सी का लेवल बढ़ रहा है, अर्थ के जो पोल है कैसे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, वहां से पानी नीचे आ रहा है उतर उतर कर, तो वो सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कहीं ह्यूरिकेन, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं आप लोगों को अलग अलग चेंज वेजिटेशन में नजर आएगा। तो क्लाइमेट अगर कहीं चेंज होता है तो बहुत सारी चीजों में आप लोगों को दिक्कत होती हुई नजर आएगी, तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है समिट, जिसके बारे में याद रखना इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, बात की जा रही है अर्का शुभ। ठीक है, तो ये यहां पर अर्क शुभ इसको बोला जाता है। बेसिकली ये क्या है, यहां पर ये एक मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल की वैरायटी है जो कि हमारी कंट्री में डेवलप की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा। तो कहां पर है ये, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु मतलब कर्नाटक के अंदर। आखिर फायदा क्या है इसका, इस वैरायटी का, तो सबसे पहले तो ये एक मैरीगोल्ड यानी कि
जो गेंदे का फूल होता है उसकी वैरायटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर, ये क्यों इंपॉर्टेंट इतनी है, क्योंकि कैरोटीन की जो कंटेंट है इसके अंदर वो 2.8% बोला जा रहा है, जबकि नॉर्मली जो गेंदे के फूल होते हैं उसके अंदर 1.4 कैरोटीन देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट जो अमंग द ऑल प्लांट यहां पर इसके अंदर जो यहां पर जो कैरोटीन का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैरोटीन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नॉर्मली गाजर वगैरह जो खाते हैं ना तो उसमें से निकलता है। ये जो कैरोटीन का कंटेंट इसके अंदर से जो निकल कर आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। अगर बात करें तो आप लोग जैसे कि जो दवाइयां वगैरह बनाई जाती है उसमें काफी इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है, तो इसके कैरोटीन जो निकाला जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी कंट्री में। इसी के साथ में जो कैरोटीन जो पिगमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये बोला जाता है कि ऑक्सीजन फ्री है। बेसिकली ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट आप लोगों को नजर आएंगे। कलर वेराइटी आप लोगों को येलो और ऑरेंज देखने को मिल सकती है। कलर जो है बेसिकली यहाँ पर वो ऑल्टर आप लोगों को देखने को मिलता रहता है, यानी कि अलग अलग कलर के देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो ये बेसिकली चीजें हैं। कैरोटीन जो है यहाँ पर ये आप लोगों को अगर बात करें यहाँ पर अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और इसी के साथ में ये यहाँ पर लाइकोपेन, ये एग्जांपल है कैरोटीन के। बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, जो हाई डिमांड होती है कैरोटीन की, तो वो हमारी इंडिया की जो पूर्ति की जाती है वो चाइना के द्वारा पूर्ति की जाती है। तो अगर हमारी ही कंट्री में आप लोग इस तरीके से कैरोटीन को अगर आप लोग ले पाओगे यहाँ पर फूल से या फिर अलग अलग चीजों से, तो आप लोग अच्छे लेवल पर कहीं ना कहीं उससे अपनी कंट्री में बहुत सारे फायदे ले पाओगे। जैसे अगर जो पोल्ट्री को फीड किया जाता है यहाँ पर, ये इस तरीके का जो चीजें हैं उनकी जो क्वालिटी जो योक होती है, वो नहीं होता है आप लोगों ने अंडा जब देखा होगा उसमें जो व्हाइट योक रहती है, ठीक है, तो उसकी काफी हाई क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी हमारी घट जाती है। तो एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है कैरोटीन एक्सट्रैक्शन के फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं, और किसानों की जो इनकम है वो भी डबल करने का काम करेगा ये। इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च है, कहां पर है ये, तो कर्नाटक के अंदर में है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। कर्नाटक के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर, और 1967 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी इंचार्ज जो है डीएम दिनेश जो है यहाँ पर डॉक्टर MR दिनेश, ये आज के डेट के इंचार्ज हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसमें क्या बात की जा रही है इसको देख लेते हैं। इसमें बात की जा रही है मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। देखिए गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके की स्कीम चलाती है। तो स्कॉलरशिप जो स्कीम है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, तो ये प्री और पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10वीं के पहले और 10वीं के बाद में जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनके लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, तो जो नॉर्मल राज्य है वहां पे तो 6 जो बेसिकली 60 यहां पर सेंटर और 40 देता है राज्य, और जो हिली राज्य है तो वहां पर 90 देता है सेंटर और 10 देता है राज्य। बाकी जो एनुअल फैमिली इनकम है उसको बढ़ाकर चेंज किया गया, अभी 2 लाख से बोला गया कि 2.5 लाख कर दिया जाएगा। 2018 जो यहाँ पर रेट था यहाँ पर मेंटेनेंस का, तो उसको यहाँ पर भी बढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के चलते कुछ और चीजें यहाँ पर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात की जाए तो उसमें भी बोला जा रहा है कि ये जो शेयर होता है ये तो हो ही गया आप लोगों के सामने। बाकी प्री जो मैट्रिक है और जो पोस्ट मैट्रिक है ओबीसी के लिए, वो एससी के लिए हो गई थी, अब यहाँ पर ओबीसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर 1 लाख से बढ़ाकर इसको 2.5 लाख किया जा रहा है, जो बेसिकली प्री मैट्रिक है और जो पोस्ट मैट्रिक है 1.5 लाख से बढ़ाकर इसको 2.5 लाख किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये पैसा जो है लगभग इक्वल देखने को मिलेगा, प्री और पोस्ट मैट्रिक। तो ये स्कीम है। बेसिकली कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं किस मिनिस्ट्री की और क्या क्या काम किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, तो इसके बारे में याद रखना। अच्छा हाँ, एक कमेंट पढ़ रहा था आप लोग के, तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर मेरे पापा डेली मुझे बोलते थे कि ये क्या देख रहे हो, लगे रहते हो इसमें, ये सी चीजें मत देखा करो। पर लेकिन देखने के बाद में उनका जो है एक तरीके से वो नहीं होता है कि परसेप्शन चेंज हो गया। तो कई सारे पेरेंट्स को भी ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम टाइम पास करते रहते हैं। आज के डेट में अगर आप लोग बात करें, जब भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे जो है टाइम पास ही करते हैं यूट्यूब पर बैठकर, तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है देखने के लिए, पर लेकिन आप लोग को इसके लिए लिमिटेशन भी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कितना टाइम आप लोग को देना है। मेरे हिसाब से आप लोग को मैक्सिमम 2 से 2.5-3 घंटे से तो ज्यादा कभी भी देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप लोगों को इसके अलावा बैठकर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि इससे फालतू टाइम अगर आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लेक्चर ही देखे जा रहे हैं कंटिन्यूअस। देखिए मैं आप लोगों को बार बार एक बात बताता हूं, एक साइकिल आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन आप लोग को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं, पर लेकिन जब एग्जाम में आप लोग जाकर बैठेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आप लोग को पढ़ने नहीं है, एग्जाम में आप लोग को दिमाग में से निकालना है।
तो यहां पर आप लोगों के दिमाग में चीजें जाई जा रही हैं, टीचर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पर एग्जाम में अपोजिट करना है आप लोगों को, एग्जाम में आप लोगों को निकालनी है दिमाग में से चीजें। तो यहां पर रिवीजन काम करते हैं। तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसके लिए इतना टाइम रखिए ताकि उसको रिवाइज कर सके। खा खाकर फेंकते रहना उसको कोई मतलब नहीं है, पेट खराब हो जाएगा। इतना खाओ जितना पचा सको। तो जो भी चीजें आप लोग देखते हो, ये नहीं कि एक वीडियो खत्म हो गई, दूसरी पर लग गई, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी पर लग गए, तो ये दुनिया भर की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो 10 न्यूज आप लोगों की डेली कवर हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी एडिटोरियल में आप लोगों की चीजें कई सारी कवर हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर इससे फालतू यार कहीं से करंट अफेयर पूछा जाएगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन आएंगे वो सबके छूटेंगे, ठीक है। उसको बिल्कुल इतना टेंशन नहीं लिया करते कि बिल्कुल 100% ही 50% पे सिलेक्शन हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो अगर 50% पे अगर आप लोग प्रॉपर वे में ढंग से 50 तो हालांकि कम बोल दिया, अब तो 60 के करीब जाती है। तो बाकी अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से अगर आप लोग 60-70 सही कर रहे हैं तो आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। 50% बेसिकली मैं मेंस के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो मेंस में लगभग 50% के करीब आप लोगों को मार्क्स देखने को मिलते हैं, उससे भी कम देखने को मिलते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी चीजें जो सामने आ रही है बस देखे जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने टाइम को अब खासकर फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर अपना एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो कि कितना आप लोगों को पढ़ना है और कितना पढ़ने के बाद में आप लोगों को रिवीजन करना है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, वरना काफी ज्यादा टाइम बर्बाद होता रहेगा और आप लोगों को बाद में समझ में आएगा यार ये गलती कर दी और 1 साल और चला गया। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्लाइमेट नेक्स्ट बात की जा रही है क्लाइमेट के बारे में। ये नेशनल जो हमारी कंट्री में मॉनसून मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा बोला गया राज्यसभा में नेशनल मिशन मॉनसून के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इनके द्वारा बोला गया एक तो हमारे द्वारा डेवलप किया गया पूरा सिस्टम, हम लोग क्या वेदर रहने वाला है, कैसा मौसम रहेगा और कैसे प्रिडिक्शन करनी है, यानी कि क्या बारिश होगी, तूफान आएगा, जो भी होगा। हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 10 दिन तक का मीडियम रेंज, एक्सटेंडेड रेंज 10 से लेकर 30 दिन तक का, और इसके साथ में एक सीजन का भी लगभग 1 सीजन का भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कैसा कैसा मौसम रहने वाला है। तो मेजर अचीवमेंट क्या है यहाँ पर नेशनल मॉनसून मिशन का कि एडवांस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ पर भाई साहब बारिश होगी। तो पहले से ही अगर मछुआरे अगर जा रहे हैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए तो वो अपना सामान समेट ले। इसी के साथ में किसान जो है अगर कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं खेतों में तो वो भी अपना उसी हिसाब से काम को लेकर चले। तो ये एक्सटेंडेड जो और इसी के साथ में शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म यहाँ पर ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ग्लोबल जो है उसी के साथ में जो ग्लोबल के साथ में मिलकर भी फोरकास्ट किए जाते हैं। तो आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट और मीडियम जो रेंज प्रिडिक्शन है लगभग ये 12 किलोमीटर के एरिया तक इंपैक्ट जो पड़ता है उसका भी एक अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है आसपास वाले रीजन में। जो प्रिडिक्शन है इससे जो मॉनसून के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें सही है क्या क्या गलत है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं और कोई कंडीशन बन रही है, तो सारी चीजें भी आप लोग सुधार पाएंगे। तो यहां पर जो सीजनल है उसके बारे में बात की जा रही है, एक्सटेंडेड है या फिर शॉर्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो शॉर्ट रेंज का रहेगा वो 5 दिन का रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा 4 वीक का रहेगा, और बाकी पूरा सीजन तो आप लोगों को देखने को मिलता है 3 से 4 महीने का, उसकी बात की जा रही है। पार्टनरशिप है इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूट, ये मिलकर काम कर पाएंगे कोऑर्डिनेट में अच्छे लेवल पर। और इसी के साथ में जो सोसाइटी पर जो इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर, जो फ्लड होती है कहीं एक्सट्रीम जो फोरकास्ट, अगर यहाँ पर फोरकास्ट ना हुई तो वहां पर हो सकता है कि बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोगों की जान मान की हानि हो गई। तो एनर्जी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अगर पता चले पहले से हवा चलेगी तो विंड एनर्जी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो डेटा को इकट्ठा अगर प्रॉपर वे में किया जाता है तो क्वालिटी ऑफ डेटा प्रिपेयर किया जाएगा, तो ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका आज का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लेक्चर, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, लास्ट तक जरूर देखा करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग लास्ट तक आंसर देकर जाते हो, ठीक है। और अच्छे से अपने घर वालों को भी दिखाओ अगर नॉलेज उनकी बढ़ानी है आप लोगों को। और यार चीजों को शेयर जरूर किया कि जो आप लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फायदा होगा। तो क्यों ना आप लोग सबको बताएं ये चीजें, जिसका भी चीजें पहुंचाई जा सकती है ताकि सबको इसका फायदा हो, ठीक है। तो सेल्फिश नहीं बनना है, कम से कम यहाँ पर सेल्फिश नहीं बनना है। अगर मैं भी सेल्फिश बन गया तो आप लोगों को तो कुछ नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं भी अपनी नॉलेज अपने पास में रखता हूं। तो कभी भी ज्ञान एक इतनी शानदार चीज है ना, हमेशा बांटने से बढ़ती है। ज्ञान और प्यार और खुशी, ये चीजें यार ऐसी हैं जिनको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, और जितना बांटोगे कभी आपके पास में तो कम होगा ही नहीं होगा, आप लोगों के पास में भी और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मन से निकाल दो कि मेरा कॉम्पिटिटर मुझे पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं और वो आगे निकल जाएगा, तो सब फालतू की बातें हैं। बाकी डेली 2 लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनको आप लोग जरूर देखा कीजिए। दोनों लेक्चर में कंप्लीट आप लोगों की सारी चीजें कवर करा ली जाती है। एक अच्छा माइंडसेट आप लोगों का डेवलप हो जाएगा अगर इन लेक्चर को आप लोग फॉलो करके चलेंगे। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं ना उनसे थोड़ा सा आप लोगों की थिंकिंग ऊपर हो जाएगी अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप लोग दोनों को फॉलो करके चलते हो। तो देख सोचने का तरीका भी आप लोगों का चेंज होगा, ये मैं गारंटी देता हूं अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में,
चीजें समझी। इको सेंसिटिव जोन के बारे में हम लोगों ने जाना चीजें काफी अच्छे से। स्टेट वाइज लिथियम रिजर्व के बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या चीजें थी। आर्ट एंड कल्चर के बारे में समझा, एक पर्टिकुलर एरिया केरला के बारे में, जो रोबोट की भी बात हम लोगों ने की। इकोनॉमी के बारे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही तो वो समझा। नेक्स्ट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बातें भी की कुछ हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर फूल के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, और कैरोटीन के बारे में हम लोगों ने समझा। और इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है इसके बारे में याद रखना, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में रोड एक्सीडेंट और वो सब चीजें जानी, तो अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर निकलिए तो तुरंत आप लोग हेलमेट वगैरह और अपनी सेफ्टी आप लोगों के हाथ में है। ये स्कॉलरशिप के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये थी आज की हमारी मिलिट्री स्टडी एक्सरसाइज, एंजॉय की होगी आप लोगों ने। अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कौन सी आर्मी है जिसके द्वारा यहाँ पर जिदर उल हदीद ये एक्सरसाइज थार डेजर्ट में देखने को मिल रही है। एक और एक्सरसाइज का नाम है अमन, इसका नाम आप लोगों को बताना है ये किसके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगी, और थार किस शब्द से निकाला गया है। इंडिया जो ड्राफ्ट की बात की जा रही है मिनिस्ट्री के बारे में, तो WWS क्या है यहाँ पर ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर थोल पावा कोथू, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। 51 जो बैंक नेशनलाइज किए गए थे किस ईयर में ये बताना है। वर्ल्ड सस्टेनेबल जो समिट है किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है, थीम क्या है ये बतानी है, कंप्लीट करनी है। इंडियन हॉर्टिकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर लोकेटेड है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में टारगेट कब का है, 50% के करीब जो लोगों की जान जा रही है उसको कम किया जाएगा, कब तक का, तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। VGFSYN इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये आप लोगों को बताना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा। यार जब आ जाएगा, फॉर्म भर लेना 1-2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन इस बात को मत परेशान नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा उसको लेकर पढ़ाई छोड़े बैठे हैं। दुनिया भर के कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे जब आएगा भाई साहब मुझे पता चलेगा, वीडियो बना दूंगा डिटेल में, और भर लेना फॉर्म वगैरह सारी चीजें देख लेना, पर फिलहाल पढ़ाई पर फोकस कर लो। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं होती है, टाइम वेस्ट होता है, इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो इन सब रूमर वगैरह जो चलते रहते हैं। बाकी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई देता हूं, तो टेंशन किस बात की है। ठीक है, 15th जो बाउंडेड लेबर है उसके बारे में बात की जा रही है, कौन से राज्य से निकाला गया, ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। इंडिया जो है वो यहां पर बेसिकली स्लेवरी को खत्म करने की बात की जा रही है, कब तक ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर बात की जा रही थी कमर्शियल ऑक्शन के बारे में, कोल माइनिंग की, और NCI क्या है ये बताना है। यूनियन मिनिस्टर कौन से जिनके द्वारा यहां पर डीजल ट्रैक्टर, जो डीजल ट्रैक्टर था उसको CNG में कन्वर्ट किया गया, इसको लॉन्च किया गया, तो ये है क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। वॉलंटरी गाइडलाइन फॉर फूड सिस्टम एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोग गरीबी जो भुखमरी को मिटा दें और न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा दें तो बहुत कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं। और 94th रैंक है हमारी 107 कंट्री में से, नीचे से टॉप किया है। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में भूखे सोते हैं, तो खाना जो खराब करते हो ना वो खराब मत किया करो प्लीज यार, बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं इन सब चीजों की वजह से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके द्वारा लेटरल एंट्री लाई गई। लेटरल एंट्री का मतलब है कि आप लोग डायरेक्ट UPSC का एग्जाम देकर नहीं जाएंगे, तो इनडायरेक्ट एंट्री यहां पर होती है, जो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लेवल पर। मध्य प्रदेश में बाउंडेड लेबर से लोगों को छुटाया गया, तो एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। 2030 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर से, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 8वां है, उसके बारे में याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी लाई गई, ताकि टैक्स से रिलेटेड जो मैटर है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसके अंडर में है, कौन है आज के मिनिस्टर, ये आप लोग को बताना है। नेशनल कोल जो इंडेक्स है इसके बारे में बात की गई थी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी के अंडर में, इनके द्वारा जो डीजल ट्रैक्टर था उसको CNG ट्रैक्टर में कन्वर्ट किया गया, तो उसको लॉन्च किया गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अच्छे से। यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना अगर लेक्चर लग रहा है अच्छा था, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछा करे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दिया करो, अच्छा लगता है, कई सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं। मिलजुल कर एक परिवार की तरीके से रहो। बहुत प्यारी प्यारी मोटिवेशनल कोट आप लोग लिखते हो यार कमेंट बॉक्स में। एक तो बच्चा बोल भी रहा था कि सर मेरे पापा जो है मोटिवेशनल कोट पढ़कर इतने खुश होते हैं, नीचे जो कोटेशन आती है, तो आप लोग देखो कितने लोगों को एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, तो एनर्जी का आदान प्रदान चल रहा है यहाँ पर, तो अच्छे से आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिए। सेहत का भी मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं लगभग अब कंप्लीटली रिकवर हो चुका हूँ। थोड़ी बहुत खांसी हल्का फुल्का सा देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीजें बिल्कुल चीजें अच्छी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए। इसी तरीके से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। शेयर जरूर किया करो और लेक्चर को लाइक कर दिया करो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। जय हिंद।